हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमने नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है संसद। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह अनुच्छेद 249 है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान से संबंधित है? तो यह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 105 है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्त यानी कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 होती है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253 है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद नंबर 1 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन का उल्लेख है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति एवं अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92
जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो, उसका परिवर्तन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की सख्त रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्त के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निहितार्हताएँ। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हता न होते हुए अथवा निर्रहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो यह 31वें संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो यह प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, तो यह है मध्य प्रदेश 6 सीट। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो यह भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होनी चाहिए, तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से मिली हैं, तो यह महाराष्ट्र से मिली हैं, जो कि 48 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यानी भारत की संचित निधि पर किसको किसको वेतन मिलता है, तो नंबर 1 राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। नंबर 2 राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। नंबर 3 ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नंबर 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन।
नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। नंबर 6, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में पारित घोषित किया जाए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य थी, जो वर्ष 1980 से लेकर 86 तक थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह थे जी.बी. मावलंकर, यानी जी.बी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत की संचित नीति पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो यह भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो यह 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह अधिक एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार को 40 सीटें आवंटित हैं। छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश में 29 हैं। राज्यसभा के पदेन सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यह 6 वर्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो यह किसी विधेयक यानी प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह 25 होते हैं, यानी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा
जबकि गैर विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक पर संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है तो यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो यह केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है तो यह भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है तो यह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। तो चलिए देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि यह केवल धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक इसे सदन में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, जबकि धन विधेयक इसमें दोनों सदनों के बीच असहमत का कोई अवसर नहीं होता है, इसीलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक या धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, जबकि धन विधेयक या विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जबकि धन विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो यह लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितने होना चाहिए? तो यह 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति खर्च कर सकता है। कोई लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो यह द्वितीय वाचन में आम बहस होती है। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो कटौती प्रस्ताव को एक अन्य नाम जिसका नाम है समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो यह अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से यह कानून बना सकती है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो यह संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो यह विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो यह थी दहेज उन्मूलन विधेयक पर, जो वर्ष 1961 में आई थी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यह यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो यह जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है।
संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो यह 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है। संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो यह प्रश्नकाल कहलाता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।